मध्यकालीन भारत। एक ऐसा दौर जहां राजवंश बनते थे, बिखरते थे। और इसे समझने के लिए हम किसी भारी भरकम इतिहास की किताब का नहीं, बल्कि इन हाथ से लिखे नोट्स का सहारा लेने वाले हैं। ये पन्ने हमें सीधे उस युग की शक्ति, उसके संघर्ष और उसकी विरासत की कहानी में ले जाएंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। ये सिर्फ पुराने नोट्स नहीं हैं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। जरा सोचिए, इन लकीरों और शब्दों में सत्ता के कौन से राज छिपे होंगे और कौन सी कहानियां हैं जो आज भी हमारे सामने आने का इंतजार कर रही हैं। तो हमारा आज का सफर हमें मध्यकालीन भारत के अलग अलग शक्ति केंद्रों तक ले जाएगा। हम उत्तर में चौहानों के संघर्ष से शुरू करेंगे, फिर पूर्व में पाल साम्राज्य की शानदार सांस्कृतिक विरासत को देखेंगे और पश्चिम में गुर्जर प्रतिहारों की ताकत को समझेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये सभी शक्तियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर के चौहानों की। इनके इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने ना सिर्फ उनके भाग्य का, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप के आने वाली सदियों का फैसला कर दिया। ये देखिए, ये नोट्स हमें सीधे उस दौर के सबसे चर्चित शासकों में से एक पृथ्वीराज तृतीय, या जिन्हें हम और आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से बेहतर जानते हैं, उन तक ले जाते हैं। उनका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। और यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। इन नोट्स में तराइन की 2 लड़ाइयों का साफ साफ जिक्र है। 1191 में पहली लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 1192 में दूसरी लड़ाई में पासा पूरी तरह पलट गया और इस बार पृथ्वीराज की हार हुई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन चौहान अकेले नहीं थे। उस समय उत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा कई और ताकतवर खिलाड़ियों से भरा हुआ था। चलिए अब गढ़वाल और चंदेलों पर नजर डालते हैं, जो इस खेल के बहुत ही अहम हिस्से थे। ये नोट्स हमें ये भी दिखाते हैं कि ये राजवंश सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि इनके बीच बड़े गहरे संबंध थे, कभी दोस्ती के, कभी दुश्मनी के। एक तरफ गढ़वाल रानी बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रही थीं, तो दूसरी तरफ चंदेल राजा परमर्दी देव को किसी और से नहीं, बल्कि खुद पृथ्वीराज चौहान से ही हार का सामना करना पड़ा था। इससे पता चलता है कि सत्ता का संतुलन लगातार कैसे बदल रहा था। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, जहां महान पाल राजवंश का उदय हुआ। ये राजवंश अपनी स्थिरता और सबसे बढ़कर शिक्षा और धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता था। पाल शासकों की विरासत सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म की थी। संस्थापक गोपाल ने मठों की नींव रखी। उनके बाद धर्मपाल ने विक्रमशिला जैसा विश्वस्तरीय शिक्षा का केंद्र बनाया। और देवपाल का संरक्षण तो इतना जबरदस्त था कि उन्होंने नालंदा को और समृद्ध करने के लिए 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 5 गांव दान कर दिए। ये दिखाता है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल संस्कृति और ज्ञान के निर्माण में कर रहे थे। ठीक है, अब पश्चिम भारत की ओर रुख करते हैं और उस समय की एक और बड़ी शक्ति गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानते हैं। इन्हें उस क्षेत्र का एक तरह से संरक्षक माना जाता था। इन नोट्स में 2 बड़े नाम उभरकर सामने आते हैं। एक तो संस्थापक नागभट्ट प्रथम और दूसरे मिहिर भोज। मिहिर भोज सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वैष्णव धर्म के एक बहुत बड़े अनुयायी भी थे। ये हमें याद दिलाता है कि उस युग में राजाओं के लिए सत्ता और आस्था दोनों साथ साथ चलती थी। और यहीं पे कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये राजवंश अकेले अकेले नहीं थे। नोट्स हमें उस दौर के सबसे बड़े सत्ता संघर्ष की ओर ले जाते हैं, जिसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इस संघर्ष में प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने पूर्व के शक्तिशाली पाल राजा धर्मपाल को हराया था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम करने की जंग थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये नोट्स हमें दिखाते हैं कि उस समय भारत में कई और भी शासक वंश थे, जो इस बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा थे। चलिए कुछ पर एक तेज नजर डालते हैं। उसी त्रिपक्षीय संघर्ष में एक और बड़ी शक्ति थी, दक्षिण के राष्ट्रकूट। जैसा कि इन नोट्स में लिखा है, उनके राजा ध्रुव ने उत्तर में आकर गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को हराकर अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया था। बंगाल में पाल वंश के बाद हमें सेन वंश का जिक्र मिलता है, खासतौर पर लक्ष्मण सेन का, जिन्होंने 1179 से शासन किया और लक्ष्मण संवत नाम से एक नए कैलेंडर युग की ही शुरुआत कर दी। ये उनका एक स्थायी योगदान था। और फिर आते हैं मालवा के परमार। इन नोट्स में प्रसिद्ध राजा भोज का जिक्र उनके एक शानदार निर्माण कार्य त्रिभुवन नारायण मंदिर के लिए किया गया है। ये उस युग में कला और वास्तुकला को दिए गए संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने अभी तक क्या देखा?
ये स्लाइड सब कुछ एक साथ ले आती है। चौहानों ने युद्ध के मैदान पर इतिहास को बदला, पालों ने ज्ञान के बड़े बड़े केंद्र बनाए, गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी आस्था और शक्ति का प्रदर्शन किया। ये सिर्फ अलग अलग राजवंशों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस दौर की एक तस्वीर है जहां शक्ति, संस्कृति और संघर्ष तीनों एक साथ मिलकर भारत का भविष्य लिख रहे थे। तो इन हस्तलिखित नोट्स के जरिए हमने राजाओं, लड़ाइयों और राजवंशों के एक पूरे दौर को समझा। लेकिन यह हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये नोट्स राजाओं और लड़ाइयों को तो दर्ज करते हैं, मगर इन पंक्तियों के बीच आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन की, उनकी उम्मीदों और उनके संघर्षों की कौन सी कहानियां हैं जो शायद हमेशा के लिए अनलिखी रह गई।